अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट है टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन करंट एंड कैपेसिटेंस इन एसी सर्किट। बेटा जितने भी प्रैक्टिकल्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं हर प्रैक्टिकल के सर्किट डायग्राम बनाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस प्रैक्टिकल की सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनाई जाएगी। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को हम पहले कनेक्ट करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। ये रिप्रेजेंटेटिव सर्किट डायग्राम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। 220 वोल्ट इनपुट पे इसको हमने कन्वर्ट करवा दिया आउटपुट 12 वोल्ट और अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। F इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। अच्छा, अब जैसे ट्रांसफार्मर की जो दो एंड्स हैं इनमें से एक एंड को कनेक्ट कर दिया जाएगा मिली एम्मीटर से ताकि करंट की वैल्यू को नोट किया जा सके। और फिर हम ये करेंगे कि मिली एम्मीटर से कैपेसिटर से द कैपेसिटेंस C1, इसके बाद की, और की से फिर हम इसको दोबारा कनेक्ट कर देंगे ट्रांसफार्मर के दूसरे एंड से। और इसी तरह इस कैपेसिटर के पैरेलल मजीद 5 या 6 कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंस कैपेसिटेंस को भी कनेक्ट किया जाएगा। लेट्स से दिस इज कैपेसिटर C2 की कनेक्टेड हो गई, कैपेसिटर C3 की के साथ कनेक्टेड, C4 की एंड देन connected with the transformer. We have the another capacitor C5 key and then connected with transformer. और फाइनली ये छठा कैपेसिटर हमने ड्रॉ कर लिया। देखिए बहुत सिंपल सी सर्किट डायग्राम है। C1, C2, C3, C4, C5, C6। सर्किट डायग्राम बहुत सिंपल है। ऑब्जर्वेशन कॉलम में हमें करना ये है कि कैपेसिटेंस का एक कॉलम बनेगा और करंट का दूसरा कॉलम बनेगा। करंट होगा मिली एम्पियर में जबकि कैपेसिटेंस होगी माइक्रो फैराड में। ठीक, तो जनाब जो चीज़ मैं आपको सर्किट डायग्राम में समझा रहा था आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यह सर्किट ऑलरेडी एक बोर्ड पर आपको पहले से बना हुआ मिल रहा है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मिली एमीटर, डिफरेंट वैल्यूज़ की कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं और की बजाय यहाँ पे पुश बटन लगा दिया गया है। हम जिस कैपेसिटर के अक्रॉस करंट की वैल्यू को नोट करना चाहेंगे पुश बटन से उस कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे ट्रांसफार्मर के साथ और उस करंट की वैल्यू को नोट कर लेंगे। सबसे पहले हमें काम ये करना है कि जो हम मिली एमीटर यूज़ कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट नोट कर लेते हैं। 0 से 5 मिली एम्पियर के दरमियान 5 डिवीजन है, लिहाजा हर एक डिवीजन 1 मिली एम्पियर का करंट रीड करेगा। अच्छा, हर कैपेसिटर के आगे उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखी हुई है, तो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन कॉलम में यही कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑलरेडी लिख ली इधर 1, 2.2, 3.3, 4.7, 10 एंड देन 11 माइक्रो फैराड। अब मुझे करना क्या है, 1 बाय 1 हर एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते जाना है और उसके अक्रॉस करंट की रीडिंग नोट करनी है। देखें जैसे ही मैं ये 1 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर कनेक्ट करूंगा तो आप निडल को देख सकते हैं मिली एमीटर की ये डिफ्रैक्ट करके 2 डिवीजन्स पर आ गई। मीन्स करंट आ गया 2 मिली एम्पियर। 2.2 माइक्रो फैराड 7 मिली एम्पियर। 3.3 माइक्रो फैराड 13 मिली एम्पियर और 4.7 माइक्रो फैराड पर 18 मिली एम्पियर एंड देन फाइनली 10 माइक्रो फैराड। 10 माइक्रो फैराड को मैं नोटिस कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ रही है 25 मिली एम्पियर। अब मैं ये छठी कैपेसिटेंस कैसे हासिल करूँ, तो इसको पैरेलल में कनेक्ट करूँगा 10 के साथ 1, तो ये टोटल या नेट कैपेसिटेंस 11 माइक्रो फैराड की हो जाएगी और इसकी वैल्यू आ रही है 26 मिली एम्पियर। जहाँ तक ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक था वो पूरी हो गई। अब 2 स्टेप्स बाकी हैं, कैलकुलेशन और ग्राफ, एंड देन फाइनली वी राइट डाउन द रिजल्ट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट।
आइए हम इस ऑब्जर्वेशन का ग्राफ चेक करते हैं, ग्राफ किस तरह से बनेगा। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में कैपेसिटेंस और करंट के दरमियान ग्राफ बनाया जाएगा। कैपेसिटेंस को प्लॉट करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, करंट को प्लॉट करेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब अगर इसकी स्केलिंग देखी जाए तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू मैक्सिमम 11 माइक्रोफैराड तक गई। तो मैं यहाँ पर 5 स्मॉल बॉक्स को 1 माइक्रोफैराड कंसिडर कर रहा हूँ। नेक्स्ट 5 स्मॉल बॉक्स में 2, फिर 3, फिर 4, 5 अप टू जो हमारी रीडिंग्स जहाँ तक है वहाँ तक हमने इसकी मार्किंग कर ली। अब रही बात कि वाई एक्सिस में मैं कितने बॉक्सेस को कितनी वैल्यू ऑफ करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग स्केल करूँगा। तो मैं यहाँ पे करंट की वैल्यू नोटिस करता हूँ, मैक्सिमम 26 मिली एम्पियर गई है। तो वेरी सिंपल एज दैट मैं 1 बॉक्स को 1 मिली एम्पियर अगर कंसिडर कर लूँ तो 10 बॉक्स पे 10 मिली एम्पियर, देन 20 एंड देन 30 मिली एम्पियर। ठीक, तो एक सेकेंड, ये 5 बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैराड, ये स्केलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब आइए हम इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट ग्राफ के पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 मिली एम्पियर पर, सॉरी 1 माइक्रोफैराड पे 2 मिली एम्पियर, 1 माइक्रोफैराड पे 2 मिली एम्पियर, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर इसके बाद 2.2 पर 7 मिली एम्पियर, 2, इसके बाद जो पहला बॉक्स होगा 2.2 होगा, क्योंकि हमने 5 बॉक्स को अगर 1 के इक्विवेलेंट कंसिडर किया हुआ है तो हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हर एक बॉक्स जो है कॉरेस्पॉन्डिंगली 0.2 माइक्रोफैराड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 के बाद एक बॉक्स आगे बढ़ते हैं तो ये 2.2 हो जाएगा। 2.2 पे करंट की जो वैल्यू आ रही है ये है 7 मिली एम्पियर। 3.3, अब देखिए ये 3 है, इसके आगे एक बॉक्स लेंगे 3.2 हो जाएगा। अगला बॉक्स अगर लूँगा तो ये हो जाएगा 3.4। तो 3.3 को किस तरह कंसिडर किया जाए, अंदाजे से 3.2 और 3.4 के दरमियान से आप ये लाइन लेते हुए 13 मिली एम्पियर पर एक पॉइंट सेलेक्ट कर लें। ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया। 4.7 पर 18 मिली एम्पियर, 4.7 देखें 4 है, 4 के बाद एक बॉक्स 4.2, फिर ये 4.4, 4.6, 4.8। अब मैं 4.6 और 4.8 के दरमियान से इस पॉइंट को कंसिडर करूंगा और ये 18 मिली एम्पियर पर इस पॉइंट को मार्क कर देता हूँ। हियर वी हैव द पॉइंट। 10 माइक्रोफैराड पर, ये 10 माइक्रोफैराड, 25 मिली एम्पियर, 11 पर 26 मिली एम्पियर। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे यारे पॉइंट्स अलॉन्ग द लाइन आ रहे हैं और इससे थोड़े से स्कैटर्ड हैं, डेविएटेड हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में भी कुछ एरर होता है, लेकिन हमारे बेस्ट फिट अगर ड्रॉ किया जाए तो ये वो पॉइंट्स हैं जिससे हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं और 3-4 पॉइंट क्लोज हैं। ठीक, अब जनाब ये ग्राफ को हमने प्लॉट कर लिया। These are the points taken from the observation on the line। हमें इन पॉइंट्स के अलावा कोई से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। मान लेते हैं मैं एक पॉइंट ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक पॉइंट ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपनी मर्जी से आप कोई से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे ऑन ग्राफ, यानी कि लाइन के ऊपर, और यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए पहला पॉइंट है 0.1 और ये 0.2, यहाँ पे मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल रही है 4 माइक्रोफैराड और इस पे करंट का जो अमाउंट है वो 15 मिली एम्पियर है। I1 की वैल्यू 15 मिली एम्पियर, कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 माइक्रोफैराड। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट हमने सेलेक्ट किया था, इस पे कैपेसिटेंस की वैल्यू आप देख रहे हैं फ्रॉम ग्राफ, इट इज़ 6 माइक्रोफैराड और इस पे अगर मैं करंट की वैल्यू को नोटिस करूं तो ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 23 मिली एम्पियर के बराबर। अब जब हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया तो 2 कैलकुलेशन हमें करनी है। एक तो कैपेसिटिव
इंडक्टेंस हमें मालूम करनी है, इसका फॉर्मूला अब देख लेते हैं कैलकुलेशन में। कैपेसिटिव इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्स सी इक्वल्स टू 1/2πf(c). ये फॉर्मूला एग्जाम में गिवन होगा। अब जैसे मैं पाई की वैल्यू को रिप्लेस करूंगा 3.14 से, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती थी 50 हर्ट्ज, जो मेरे पहले कैपेसिटर की वैल्यू 1 माइक्रोफेराड यानी कि 1 × 10⁻⁻⁶ फैराड, ये सब कैलकुलेट करूंगा तो ये एक मुझे कैपेसिटिव इंडक्टेंस, असल में रेजिस्टेंस होती है ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, ये मिल जाएगी। इसी तरह हर एक गिवन कैपेसिटेंस के लिए आप ये वैल्यूज फाइंड आउट करते रहेंगे एंड देन फाइनली यू हैव टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट बाय स्टडी द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब जो मैंने ये ग्राफ से पॉइंट्स हासिल किए थे, फ्रॉम ग्राफ आप C1 की वैल्यू नोटिस कर चुके, इट इज 4 माइक्रोफेराड। I1 की वैल्यू जो हमने नोटिस की थी, इट वाज 15 मिली एम्पियर। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द रेशियो ऑफ I1 एंड C1। I1 और C1 का मतलब हो गया 15 डिवाइडेड बाय 4, इसकी एक वैल्यू प्रोड्यूस होगी, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह I2 ओवर C2, I2 का अमाउंट हमने ऑब्टेन किया, इट वाज 23, जबकि C2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 6। अभी हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि ये रेशो नियरली एक दूसरे के इक्वल आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये I1 ओवर C1 की वैल्यू कैलकुलेट की है, इट इज़ नियरली 3.75, यानी कि आप अज्यूम करने के लिए राउंड ऑफ किया जाए तो 3.8, और I2 और C2 ये भी 3.8 आ रहा है। ये थोड़ा सा जो हमारे पास डेविएशन आ रहा है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्सपेरिमेंटल एरर। तो नियरली वी कैन राइट द रेशियो ऑफ I1 ओवर C1 इज equals to I2 over C2. It means generally the ratio of current and capacitance is a constant, और हम जानते हैं जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो कांस्टेंट हो तो वो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाती हैं। फाइनली अगर इसका रिजल्ट लिखा जाए तो रिजल्ट लिखा जाएगा फ्रॉम observation, it is clear that the current in an AC circuit is directly proportional to the capacitance. बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, it is all done about this experiment. I hope कि आपको समझ आया होगा, और यही सारा काम आपको बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम में भी करना होगा। थैंक यू।